तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की क्लास को। ओके, व्हाट इज डिमांड? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग जब पैदा भी नहीं हुए थे तब भी आपने चीजों की डिमांड क्रिएट करना शुरू कर दी थी, और जब आप लोग मर भी जाएंगे उसके बाद भी आप चीजों की डिमांड करते रहेंगे, तो आप कहेंगे मैम ये कैसे पॉसिबल है? भाई, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले भी आपकी मदर डॉक्टर से कंसल्टेंसी सर्विसेज लेती थी, कुछ मेडिसिन लेती थी। फिर आप लोगों का जब बर्थ हुआ तो आप लोगों ने क्या, बेबी प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट करी। फिर थोड़े से बड़े हुए तो स्कूल जाने लगे, आपको बैग चाहिए, बॉटल चाहिए, बुक्स चाहिए, नोटबुक चाहिए, ठीक। फिर कॉलेज जाने लगे, ठीक है, तो आपको अच्छे फैशनेबल कपड़े चाहिए। गर्ल्स का एग्जांपल ले तो थोड़ा सा पार्लर की सर्विसेज चाहिए, ठीक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए। फिर जैसे हमारा कल्चर है कि मतलब एक कस्टम की बात करें तो इंडियन वेडिंग्स में जो दूल्हा है वो शेरवानी पहनेगा, दुल्हन कुछ लहंगा या ट्रेडिशनल वियर करेगी, ठीक, कुछ कोट पैंट दूल्हा पहन सकता है या दुल्हन साड़ी पहनेगी, मतलब ऐसा कुछ हमारे यहाँ कस्टम है। उसके बाद में जब आप बूढ़े होंगे तो आपको चलने के लिए लकड़ी चाहिए, ठीक। फिर जब आपकी मान लीजिए डेथ भी हो जाती है तो भी वो लकड़ियां वकड़ियां और अंतिम संस्कार के लिए चाहिए। तो कहने का मतलब, इंसान पैदा भी नहीं होता है तब से लेकर उसकी डेथ के बाद तक वो डिमांड क्रिएट करता है। तो मैंने इतनी लंबी आप लोगों को स्टोरी क्यों सुनाई? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि डिमांड इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट और इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डिमांड हमेशा चलती रहती है, डिमांड कभी खत्म नहीं होती है, और इसलिए कहा जाता है कि डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। और ये लाइन आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, ठीक है। डिमांड इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट, यानी कि डिमांड हमेशा नदी की तरह बहती रहती है, सतत चलती रहती है, और इसलिए कहा जाता है डिमांड इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके, अब शुरू करते हैं डिमांड की डेफिनेशन से। डिमांड क्या होती है? देखिए, 3 एलिमेंट है जो डिमांड के लिए जरूरी है। पहला है आपका डिजायर, दूसरा है एबिलिटी टू पे, और तीसरा है विलिंगनेस टू पे। मैम कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोगों की इच्छा हुई कि यार कार खरीदते हैं, फिर जब पॉकेट में हाथ डाला तो पॉकेट में से 15 रुपए निकले, यानी कि आप लोगों का डिजायर तो था कि कार को खरीदते, यानी आप लोगों की इच्छा तो थी, लेकिन पॉकेट में से कितने रुपए निकले? 15 रुपए। यानी कि आपके पास में क्या नहीं है? एबिलिटी टू पे नहीं है। तो क्या ये डिमांड बन पाएगी? क्या आप इस कार को खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। अब यहां पर एग्जांपल है आपके आईफोन का। आप लोगों की इच्छा हुई कि यार एंड्रॉइड तो सभी लोग यूज करते हैं, एक काम करते हैं एप्पल का फोन खरीदता हूं, आईफोन लेता हूं मैं, ठीक है। तो आप लोगों का डिजायर है कि एप्पल का फोन लेना है। आप लोगों ने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो 1-1.5 लाख रुपए भी हैं, बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपका डिजायर है कि आपको आईफोन खरीदना है, आपके पास में एबिलिटी टू पे भी है, पैसे भी हैं कि आप आईफोन खरीद सकते हो। फिर आप बाइक लेके निकले मोबाइल खरीदने के लिए, तो दिमाग में आया कि यार क्यों ही मतलब मैं 1-1.5 लाख रुपए इतने मतलब फोन के लिए खर्च कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो पैसे भी हैं आपके पास में, आपकी इच्छा भी खरीदने की, लेकिन विलिंगनेस टू पे नहीं है। यानी कि एप्पल का फोन लेने के लिए, आईफोन खरीदने के लिए आप इन पैसों को खर्चना नहीं चाहते, विलिंगनेस टू पे नहीं है। तो क्या ये डिमांड बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। मतलब डिमांड क्रिएट नहीं करी ना आपने नहीं खरीदा ना। अब यहां पर देखिए, गर्मा गर्म समोसे चटनी और सॉस के साथ आप लोग मार्केट गए, ठीक है, शॉपिंग कर रहे थे, काफी मतलब टाइम गुजर गया, शॉपिंग करते करते भूख लगी, तो आप लोगों को एक शॉप दिखी जहां पे कचौरी समोसे बन रहे थे। आपने कहा यार समोसे खा लेते, भूख लग रही है, ठीक। आप लोगों की इच्छा हुई समोसा खाने की, आपने पर्स में चेक किया, अच्छा ठीक है 20 रुपीज भी हैं, यानी कि आपके पास में एबिलिटी टू पे भी है, और आप उनको विलिंगनेस टू पे भी है, यानी कि समोसा खाने के लिए आप उन 20 रुपयों को खर्च भी करना चाहते हैं। तो क्या ये तीनों मिलके आपकी डिमांड क्रिएट करेगी? बिल्कुल क्रिएट करेगी, क्योंकि मैंने कहा था डिमांड होने के लिए तीनों एलिमेंट होना जरूरी है। और यहां पर आपकी इच्छा भी है कि आप समोसा खाएं, आपके पास में इतने पैसे भी हैं कि आप समोसे खा सकते हैं, और आप समोसे खाने के लिए 20 रुपए खर्च भी करना चाहते हैं ऑन अ सर्टेन प्राइस, 20 रुपए खर्च करना चाहते हैं
ऑन अ सर्टेन प्लेस, मार्केट में गए हैं, मार्केट में समोसा मिल रहा है, प्लेस, टाइम, उसी समय आप समोसा खरीद के खाएंगे, और क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, इसको बोला जाता है आपका डिमांड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिमांड क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हम डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, हाउ टू एक्सप्रेस डिमांड। ये देखिए, ये शॉपिंग करने के लिए गई हैं, इनके बैग में कुछ ना कुछ खरीदारी करके लेके आई है। ये मान लीजिए ये लोग 3 पर्स लेके आई हैं, तो अगर इनको अपनी डिमांड को एक्सप्रेस करना हो तो किस तरह से ये डिमांड को एक्सप्रेस करेंगी? ये बोलेंगी कि भैया 3 पर्स दे दो 3000 रुपए के, यानी कि एक पर्स 1000 रुपए का हुआ, तो ये 3 मांग रही है, 3 पर्स दे दो 3000 रुपए के, अभी के अभी, अभी के अभी। तो इसको बोला जाता है कि आप जब डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं तो 3 एलिमेंट होते हैं वहां पर, आपकी क्वांटिटी, प्राइस और टाइम। ठीक है, याद रहेगा। अगर पूछेंगे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में तो आप जवाब दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए अब कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं हम। एक आपका सब्स्टिट्यूशन गुड्स, जिसको बोला जाता है प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आपकी चाय और कॉफी। अगर आपको चाय पीने का मन है, चाय नहीं मिली तो आप कॉफी से काम चला लेंगे। अगर आपका कॉफी पीने का मन है, कॉफी नहीं मिली तो चाय से काम चला लेंगे। यानी ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर देती हैं, उनको बोला जाता है प्रतिस्थापन वस्तुएं या फिर सब्स्टिट्यूशन गुड्स। ठीक, जैसे कि आपकी पेप्सी और कोको कोला। अगर आप लोगों ने जाके शॉपकीपर को बोला कि पेप्सी दो, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप कोको कोला पी लेंगे। ठीक, यानी कि एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रही है ऐसी वस्तुएं जो क्या कर रही है, एक दूसरे को रिप्लेस कर रही है, और उन्हीं को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन गुड्स। ठीक, आई बात समझ में? अब देखिए इसमें रिलेशन क्या होता है इन दोनों वस्तुओं में। चाय और कॉफी का एग्जांपल लेते हैं। ये है आपकी टी और ये है आपकी कॉफी। ठीक, अगर चाय की प्राइस बढ़ती है, प्राइस ऑफ टी बढ़ जाती है, तो लोग क्या करेंगे, चाय पीना कम कर देंगे। यानी कि चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, डिमांड कम हो जाएगी। चाय की डिमांड तो चाय की प्राइस बढ़ने से कम हुई, लेकिन उसका असर कॉफी पे क्या पड़ेगा, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि सब्स्टिट्यूशन गुड्स में क्या होता है, जब एक वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो दूसरी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि टी महंगी हो गई है तो लोग टी नहीं पीकर कॉफी पी लेंगे। प्रतिस्थापित वस्तुओं में आपको याद रखना है, जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग बढ़ जाती है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, दूसरी है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि मानार्थ वस्तुएं। मानार्थ वस्तुएं यानी कि जो एक दूसरे पर डिपेंड होती है लगभग, जैसे कि आपका एक हाथ का ग्लव्स दूसरे हाथ का ग्लव्स, एक पैर का जूता दूसरे पैर का जूता, एक पैर का मोजा दूसरे पैर का मोजा। थोड़ा सा रियलिस्टिक एग्जांपल लें तो पेन बहुत ही फेमस एग्जांपल है, पेन और इंक का। पेन है और इंक है। ठीक, अब इनमें क्या होता है, और एक फेमस एग्जांपल आप लें तो पेट्रोल और पेट्रोल से चलने वाली कारों का ले सकते हैं। चलिए इससे समझते हैं, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यह है आपका पेट्रोल, ठीक, और यह है आपका पेट्रोल से चलने वाली कारें। अब इन दोनों में क्या संबंध होता है, इन दोनों में यह संबंध होता है कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो पेट्रोल से चलने वाली जो कारें हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग सीएनजी वाली कार खरीद लेंगे, अभी तो इलेक्ट्रिक भी आ गई है। यानी कि इनमें क्या होता है, इनकी जो डिमांड होती है वो डिपेंडेंट होती है। किस तरह से, क्योंकि पेट्रोल से चलने वाली कार है तो अगर पेट्रोल महंगा होगा तो लोग पेट्रोल वाली कारें कम खरीदेंगे। पेट्रोल महंगा होने से पेट्रोल से चलने वाली कारों की डिमांड कम हो जाएगी, लोग सीएनजी से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना शुरू कर देंगे। तो यह रिलेशन होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। ठीक, चलिए अब है आपकी यहां पर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स की बात करें तो किसी भी वस्तु के ऊपर लिखा हुआ नहीं होता कि ये नॉर्मल गुड है, कि ये सामान्य वस्तु है। नॉर्मल गुड का मतलब हो गया ऐसी वस्तु जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड, भी बताऊंगी मैं आपको कि क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन ऐसी वस्तुएं जिन पर लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है, यानी कि जिनकी प्राइस बढ़ने पर
डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, और ये जिन वस्तुओं पर लागू होता है उनको बोला जाता है नॉर्मल गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गिवन वस्तुएं, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स आपकी थोड़ी अलग होती हैं। गिवन गुड्स ऐसी वस्तुएं होती है जिनके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता, यानी कि जिनकी प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम नहीं होती और जिनकी प्राइस कम होने पर डिमांड नहीं बढ़ती। लॉ ऑफ डिमांड जिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता उनको बोला जाता है गिवन गुड्स। एक और आता है आपके सामने, दैट इज इंफेरियर गुड्स। क्या है? इंफेरियर गुड्स। तो इंफेरियर गुड्स क्या होती हैं? देखिए, इंफेरियर गुड्स को कहा जाता है घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुएं। अब किसी भी चीज के ऊपर लिखा हुआ नहीं होता कि ये वस्तु घटिया है, ना किसी चीज पे ये लिखा हुआ होता है कि ये चीज नॉर्मल है। ठीक, घटिया वस्तु, मान लीजिए मेरे लिए चाय घटिया हो सकती है, तो किसी के लिए चाय नॉर्मल हो सकती है। मेरे लिए मोमोज नॉर्मल हो सकते हैं, तो किसी के लिए मोमोज घटिया हो सकते हैं। यानी कि एक ही चीज किसी के लिए नॉर्मल हो सकती है और किसी के लिए घटिया हो सकती है। तो यहां पर याद रखने लायक चीज ये है कि जब इंसान की इनकम बढ़ती है, क्या बढ़ेगी? कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है। याद रखना है, इनकम बढ़ जाती है तो आपकी जो घटिया वस्तुएं हैं, यानी कि इंफेरियर गुड्स हैं, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसकी नजर में घटिया है ना। तो अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो जो चीजें उसकी नजर में घटिया हैं वो उनको नहीं खरीदेगा और उससे उनकी डिमांड कम हो जाएगी। इंफेरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी। तो यह रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या फिर मांग के निर्धारक बोल दीजिए। यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से फैक्टर है या डिटरमिनेंट्स है जिनसे आपकी डिमांड घटती या बढ़ती है, प्रभावित होती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि जो कमोडिटी है उसकी खुद की प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम, प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा, तो वो तो इंपैक्ट, प्राइस तो इंपैक्ट कर ही रही है। एक है इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास में जितना पैसा होगा उतना ही तो वो खर्च करेगा, तो डिमांड को तो इंपैक्ट किया ना। नेक्स्ट है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आप सब कुछ इंक्लूड कर लिए, जो कुछ भी आपकी डेली रूटीन में चल रहा है वो सब कुछ टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। भाई बच्चे हैं तो वो खिलौनों की डिमांड करेंगे, बूढ़े लोग हैं तो वो लकड़ी की या व्हील चेयर की या उन चीजों की डिमांड क्रिएट करेंगे। खाने की बात करें तो वो दलिया खिचड़ी इनकी डिमांड करेंगे। यंगस्टर्स हैं तो वो जंक फूड की डिमांड करेंगे, कुछ पिज्जा पास्ता। ठीक है, बच्चे हैं टॉयज की डिमांड करेंगे, आइसक्रीम खाने की डिमांड करेंगे। कहने का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका चेंज होता रहता है एज के हिसाब से, हमारे कस्टम के हिसाब से भी हमारी डिमांड चेंज होती रहती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे यहाँ पर जब शादियां होती है तो दूल्हा कोट पैंट और शेरवानी पहनता है, लड़कियां लहंगा पहनती है, साड़ी पहनती है। तो एज के हिसाब से भी क्या हुआ, जब शादी हो रही है तो हम मतलब कस्टम जो हम फॉलो कर रहे हैं तो शेरवानी और साड़ियों की डिमांड करेंगे। ठीक, और भी आपकी डेली रूटीन लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो सारा कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही तो है। कि लोगों को अभी ज्यादा हेल्दी फूड पसंद आ रहा है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, नारियल पानी ज्यादा पी रहे हैं। ठीक, या फिर मान लीजिए लोग हेल्थ कॉन्शियस है तो जिम की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। कहने का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका हो गया जो भी कंज्यूमर डिमांड करे अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक, तो ये फ्लक्चुएट करेगा आपकी डिमांड को। एक है आपका एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन का मतलब हो गया कि मान लीजिए आज आपको पता चल जाए कि कल पेट्रोल 4 रुपए महंगा हो जाएगा। कल पेट्रोल 4 रुपए महंगा हो जाएगा, अगर आपको आज पता चल जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपनी बाइक की टंकी फुल करा लेंगे बिना ये सोचे समझे कि आज प्राइस क्या चल रही है, महंगा है, सस्ता है, कितना भाव बढ़ा हुआ है, कुछ नहीं। आपको लगा, ये एक्सपेक्टेशन है, आपको कहीं से पता चला कि कल दाम बढ़ने वाले पेट्रोल के, तो यहाँ पर आपकी डिमांड फ्लक्चुएट हो जाएगी। और पॉपुलेशन यानी कि देश में कितनी जनसंख्या है ये भी डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी आपकी डिमांड को।
चलिए नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अगेन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात तो यह है कि मार्शल ने सर्वप्रथम मांग के नियम की व्याख्या की थी। पूछा जा सकता है, याद रखना है कि सर्वप्रथम मांग के नियम की व्याख्या किसने की थी, तो किसने की थी, मार्शल ने। ठीक है, याद रहेगा। क्या कहता है आपका लॉ ऑफ डिमांड कि द क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द डिमांड इंक्रीज व्हेन द प्राइस डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। मांगी गई मात्रा का वस्तु की कीमतों से विपरीत संबंध होता है। कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और इसके विपरीत। यही तो मैंने बताया। मैंने यही तो बताया कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, जब प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, और इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल यानी कि हम लॉ ऑफ डिमांड को जब एक टेबल फॉर्म में शो कर देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। यानी कि डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing the quantities of goods that buyers would choose to purchase at different prices per unit of time with all others variables held constant. एक चीज आपको इकोनॉमिक्स में याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मांग का नियम क्या होता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, जब प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, यही बताया। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि दुनिया में कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ एक ही चीज हो रही है, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, प्राइस घट रही है, डिमांड बढ़ रही है। क्या बोला गया है? ऑल अदर वेरिएबल्स हेल्ड कांस्टेंट। आपके जितने भी अदर डिटरमिनेंट्स और फैक्टर्स है जो मैंने आपको बताया, लोगों की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। ना लोगों की आय में बदलाव हो रहा है, ना ही जनसंख्या में बदलाव हो रहा है, ना टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी कि जितने भी आपके ऑल अदर फैक्टर्स है वो क्या है? साइलेंट है, कांस्टेंट है, और सिर्फ क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रही है, डिमांड घट रही है, प्राइस घट रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो ये नियम कब लागू होता है? जब ऑल अदर वेरिएबल्स हेल्ड कांस्टेंट। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो शेड्यूल का आपको पता चल गया कि टेबल फॉर्म में जब हम दिखा देते हैं लॉ ऑफ डिमांड को, देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिमांड शेड्यूल को। देखिए, मान लीजिए ये प्राइस है और ये है क्वांटिटी डिमांडेड। जब आइसक्रीम का कप 60 रुपए का था, सॉरी थोड़ा कम से शुरू करते हैं, जब मान लीजिए वाडीलाल का कप है या बटर स्कॉच का कप है, खाते हैं ना आइसक्रीम में, कप में आती है जो, जब 10 रुपए का कप मिलता था तो मैं 6 कप आइसक्रीम खा लेती थी एक दिन में। जब 20 रुपए का हुआ कप, यानी प्राइस बढ़ी, तो मैं दिन में 5 ही कप आइसक्रीम खाती थी। फिर 30 रुपए का जब हो गया तो मैं 4 कप खाने लगी, और ज्यादा प्राइस बढ़ गई, 40 रुपए का कप हो गया तो मैं 3 ही कप आइसक्रीम खाती हूँ। 30 रुपए का हो गया कप, तो अब मैं 2 ही कप खाती हूँ, और 20 रुपए का हुआ, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, 50 रुपए का हुआ तो मैं 2 ही कप आइसक्रीम खाती हूँ एक दिन में, और ये 60 रुपए का हो गया तो भाई मैं तो 1 कप खा के ही काम चला ले रही हूँ। यानी इससे आपको क्या पता चला इस टेबल से? ये लॉ ऑफ डिमांड है, इसको हमने टेबल फॉर्म में दिखाया, मतलब डिमांड शेड्यूल है ये। इससे हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ रही है 10, 20, 30, 40, 50, 60, वैसे वैसे जो आपकी डिमांड है वो कम हो रही है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, जब प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी। यही तो मैंने आप लोगों को बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व क्या होता है? जो हमने शेड्यूल अभी देखा था उसको ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। यानी हमने क्या देखा था? ये है आपका प्राइस, ये है आपका प्राइस, और ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, ये इस तरह से आपका डिमांड कर्व बना हुआ है। ये है 60 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए। जब 60 रुपए का कप होता है तो हम 1 ही कप खा के काम चला लेंगे। जब 50 रुपए का कप है तो हम 2 कप खा लेंगे एक दिन में। जब 40 रुपए का हुआ तो 3 कप, जब 30 का हुआ तो 4 कप, जब 20 का हुआ तो 5 कप, और जब 10 रुपए में मिल रहा है तो दिन के 6 कप खाएंगे भाई। कहने का मतलब हुआ क्या? प्राइस बढ़ी, डिमांड घटी, प्राइस घटी, डिमांड बढ़ी। इसको जब हमने टेबल फॉर्म में दिखा दिया तो आपका डिमांड शेड्यूल हो गया, और इसी को हमने शेड्यूल में दिखा दिया तो ये आपका हो गया डिमांड कर्व। इसी को बोला जाता है मांग वक्र। ठीक, आई बात समझ में? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब हर चीज के दुनिया में अपवाद तो होते ही हैं,
तो क्या लॉ ऑफ डिमांड का भी कोई अपवाद है, यानी ऐसी चीजें भी है जिन पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता? तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया था कि गिवन गुड्स होती है उनके ऊपर लागू नहीं होता आपका लॉ ऑफ डिमांड, बता चुकी हूं मैं आपको। एक है आपका स्नॉब इफेक्ट, एक है डेमोन्स्ट्रेशन या फिर बैंडवैगन इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट। सबसे पहले हम समझेंगे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को, यानी कि प्रदर्शन प्रभाव को। प्रदर्शन प्रभाव में क्या होता है, इसको बोला जाता है भेड़ चाल। क्या बोलते हैं? भेड़ चाल। यानी कि जो सब लोग कर रहे हैं ना दुनिया में, वही हम करने लग जाते हैं। जैसे कि लोगों के पास में कीपैड फोन थे, जैसे टच स्क्रीन आया सब लोगों ने टच स्क्रीन काम में लेना शुरू किया। मतलब लोगों के कीपैड वाले फोन खराब भी नहीं हुए थे, लेकिन क्योंकि सब लोग फिर कौन सा परचेज करने लग गए? टच स्क्रीन वाला। तो हम लोगों ने भी टच स्क्रीन खरीद लिया। लोगों के ब्लैक एंड व्हाइट वाले टीवी खराब भी नहीं हुए थे कि कलरफुल, वो इतना से टीवी आता था बड़ा सार का कलरफुल, वो खरीद लिया। फिर आपके एलईडी एलसीडी आए तो वो कलरफुल वाला टीवी खराब नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा देखी में कि अच्छा पड़ोस वाली जो आंटी है उन्होंने भी एलईडी खरीदा है तो हमने भी एलईडी खरीद लिया। यानी कि भेड़ चाल, जो लोग कर रहे हैं उनके पीछे पीछे हम भी कर रहे हैं। इसको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंडवैगन इफेक्ट, प्रदर्शन प्रभाव। और इन चीजों पर ऐसी स्थिति में आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट का मतलब होता है कि इसमें तो क्या कर रहे थे हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में, कि जो लोग कर रहे हैं वो का वो हम कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग है। ये बोलता है कि जो लोग कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा हटके। मतलब कुछ लोग होते हैं ना भाई, थोड़ा सा हटके हम कुछ करेंगे, वो वाला। कि अगर लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो मैं एंड्रॉइड नहीं लूंगा, मैं तो आईफोन खरीदूंगा। जो लोग कर रहे हैं, जो लोग परचेज कर रहे हैं, उनसे कुछ अलग जब परचेज करता है कोई बंदा तो उसको बोला जाता है स्नॉब इफेक्ट, यानी कि स्नॉब प्रभाव। और यहां पर भी आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट है आपका वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट का मतलब हो गया कि जब हम दिखावे के लिए कुछ करने लगे, मान लीजिए किसी बंदे की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कार खरीद सके, लेकिन उसको लोगों को दिखाना है, प्रदर्शन करना है कि हाँ मेरे पास में इतने पैसे हैं, मेरे पास में कार है। तो जब दिखावे की, प्रदर्शन की बात आ जाती है, शो ऑफ की बात जहां पे आ जाती है, वहां पर उसको बोला जाता है वेबलन इफेक्ट। और यहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। गिवन गुड्स मैंने आपको बता दिया, गिवन गुड्स, यहाँ पर भी आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस, पेट्रोल का एग्जांपल दिया था, कल का पता चल जाए कि बढ़ने वाले प्राइसेस तो आज डिमांड चेंज होगी, फिर वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। और एक आपका डिमांड फॉर नेसेसरीज, यानी कि आवश्यक वस्तुओं के लिए मांग, यानी ऐसी वस्तुएं जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जैसे कि खाना पीना, है ना, जैसे कि दवाइयां। अब दवाइयों की प्राइस बढ़ भी गई और डॉक्टर ने रिकमेंड कर दी कि ये वाली दवाई आपको लेनी है, तो आप मना नहीं कर सकते, भले 2 रुपए महंगी भी मिल रही है तो आपको खरीदनी पड़ेगी। तो जो आवश्यकता की वस्तुएं होती है वहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। आई बात समझ? चलिए थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। एक आपका एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का विस्तार और संकुचन। मैं एक लाइन बोल रही हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कीमत के, मतलब कीमत में परिवर्तन के कारण, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाली कमी या वृद्धि, यानी कि आपकी डिमांड कम या ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी प्राइस चेंज हो रही है। तो प्राइस चेंज होने की वजह से अगर आप लोगों की डिमांड बढ़ रही है प्रोडक्ट्स की, तो बोला जाएगा कि मांग का विस्तार हो रहा है। और अगर प्राइस बदलने से डिमांड कम हो रही है तो बोलेंगे कि संकुचन हो रहा है। डायग्राम से समझा देती हूं मैं आपको। यह है आपका डिमांड कर्व, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी। अगर प्राइस कम हो रही है और प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रही है तो उसको बोला जाता है मांग का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ रही है और प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड में कमी हो रही है तो बोला जाता है संकुचन, मांग का संकुचन या फिर कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी कि मांग का विस्तार या संकुचन क्या है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाली कमी या वृद्धि को मांग का विस्तार या संकुचन कहा जाता है। नेक्स्ट, यहां पर है आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज में क्या होता है? देखिए, यहां पर जो मांग का विस्तार हो रहा है या फिर जो मांग का संकुचन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? प्राइसेस चेंज हो रही है। यहां पर भी मांग में कमी हो रही है और मांग में वृद्धि हो रही है, लेकिन आपका कारण क्या है? प्राइस नहीं। प्राइस को छोड़कर जो अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि इनकम, लोगों की पॉपुलेशन, जितने मैंने अदर फैक्टर बताए थे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस या फिर एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन, यानी प्राइस को छोड़कर जो अदर फैक्टर्स है उनकी वजह से अगर डिमांड में कमी या वृद्धि हो रही है तो उसको बोला जाता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ।
ये है आपका डिमांड कर्व, ठीक। यहां पर आपकी प्राइस है, यहां पे आपकी क्वांटिटी है, ठीक। प्राइस सेम है लेकिन आपकी डिमांड बढ़ गई। आपका ये डिमांड कर्व था, प्राइस तो सेम ही है लेकिन आपकी डिमांड बढ़ गई। ये डी है, ये D1 है। पहले ये डिमांड थी, अब ये डिमांड हो गई, डिमांड बढ़ गई। प्राइस वही है लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ गई। आपका मांग कर्व शिफ्ट हो गया राइटवर्ड, यानी कि दाएं की तरफ खिसक गया आपका मांग वक्र। तो इसको बोला जाता है इंक्रीज इन डिमांड, ठीक। ये है दूसरी सिचुएशन, ये है डिमांड कर्व। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये डी है आपका डिमांड। प्राइस को छोड़कर, मतलब प्राइस यही है, अदर फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया लेफ्ट की तरफ। तो इसको बोला जाता है डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो याद रहेगा मांग में वृद्धि और कमी क्या होता है। चलिए ये आपका D1 हो गया, ठीक। थोड़ा सा और समराइज करती हूं। अदर फैक्टर्स की वजह से देखिए, डिमांड, प्राइस वही है आपका, प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ, प्राइस वही है, अदर फैक्टर्स की वजह से आपका डिमांड कर्व दाएं की तरफ खिसक गया है, तो बोलेंगे कि मांग में वृद्धि हो रही है। और प्राइस वही है, अदर फैक्टर्स की वजह से आपका डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ खिसक गया है, बाएं की तरफ खिसक गया है, तो बोलेंगे कि डिक्रीज हुई है आपकी डिमांड, यानी डिमांड में कमी हुई है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना डिटेल में बता रही हूं, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। यहां से मैंने डायग्राम बना के भी समझा दिया है और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हो गया कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज ऑन इट्स प्राइस। यानी कि हमने बोला कि भाई प्राइस बदलेगी तो डिमांड बदल जाएगी, पर हमने ये नहीं बताया कि प्राइस बदलने पर डिमांड कितनी बदलेगी, यानी कि द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। प्राइस बदलने की वजह से डिमांड कितनी बदली, उसको बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कारण सिर्फ प्राइस ही है? नहीं, बहुत सारे प्रकार है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस बदलने की वजह से डिमांड कितनी बदल रही है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लोगों की इनकम बदलने से डिमांड कितनी बदल रही है, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आपकी रिलेटेड गुड्स हैं, आपके सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्रतिस्थापन और मानार्थ वस्तुएं, उनकी वजह से डिमांड कितनी बदल रही है, तो इनको बोला जाता है मांग की लोच के प्रकार, ठीक, याद रहेगा। चलिए, तो डिमांड वाला कॉन्सेप्ट हमारा मोटा मोटी यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। काफी अच्छे से जहां से आपके सवाल बन सकते हैं, हम लोगों ने अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है डिमांड के साथ, दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसको देखते हैं, ये थोड़ा अलग है, डिमांड से थोड़ा अलग है, बट इंपॉर्टेंट है, आपके पूछा जा सकता है, ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड ही है। पढ़ लेते हैं एक स्लाइड में। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, देखिए उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। यहां पर एक शब्द आपको दिख रहा है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। आइसक्रीम का एग्जांपल लेके चलेंगे हम लोग, ठीक। उपयोगिता, हम लोगों ने कोई नई आइसक्रीम ट्राई करने का सोचा, मतलब अच्छी दिख रही थी वो दिखने में आइसक्रीम, तो हमने सोचा यार ये वाली आइसक्रीम ट्राई करते हैं कैसी है खाने में ना। तो हमने उस आइसक्रीम को खाया और उससे हमें कितना सेटिस्फिकेशन मिला, क्या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको वो मीट कर पाया। यानी कि द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी जब आप किसी कमोडिटी को यूज कर रहे हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फिकेशन है उसको बोला जाता है उपयोगिता। और एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, यहां से क्वेश्चन बनता है आप लोगों के, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता का क्षीणता का नियम। सीमांत उपयोगिता क्षीणता का नियम का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी की क्वांटिटीज को कंज्यूम करते जाएंगे, यानी कि आपने एक कप आइसक्रीम खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई, तो आपको पहली कप में जितनी अच्छी आइसक्रीम टेस्टी लग रही थी ना, उतनी दूसरे कप में नहीं लगेगी, फिर तीसरे कप में उससे थोड़ी कम, चौथे कप में तो आपका पेट भर जाएगा। यानी उससे मिलने वाली उपयोगिता, कमोडिटी को कंज्यूम करने से मिलने वाली उपयोगिता, जैसे जैसे आप कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे कम होती चली जाएगी, यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, इसलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक। एक आपका कंज्यूमर सरप्लस, थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं। आज मंगलवार है, बालाजी का बार है, ठीक। आपको पापा ने बोला बेटा 1 किलो रसगुल्ले लेके आजा, ठीक, 1 किलो रसगुल्ले लेके आजा, ये ले 200 रुपए। आप गए बाइक लेके, आपने दुकानदार को जाके बोला भैया 1 किलो रसगुल्ले दो,
उसने 1 किलो रसगुल्ले का डिब्बा दिया और साथ में आपको 50 रुपए वापस दे दिए। यानी कि हुआ क्या कि आप सोच के गए थे कि रसगुल्ले 200 रुपए किलो हैं, लेकिन रसगुल्ले थे 150 रुपए किलो। आप 200 रुपए पे करने में एबल थे, एबिलिटी टू पे था आपका, आप 200 रुपए पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके पास में 50 रुपए बच गए, 150 ही रुपए लगे, तो ये जो 50 रुपए बचे हैं ना, इनको बोला जाता है कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू पे, जो खर्च आप कर सकते हैं या फिर करना चाहते हैं वो अमाउंट, और अ गुड और द टोटल अमाउंट दैट दे एक्चुअली सो पे, और जो आपने एक्चुअल में पे किया, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है कंज्यूमर सरप्लस। सप्लाई, सप्लाई जिसको बोला जाता है, आपूर्ति बोल सकते हैं या फिर कह दीजिए पूर्ति, आपूर्ति या फिर पूर्ति यानी कि सप्लाई। डिमांड हमने पढ़ा, अगर आप लोगों के डिमांड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको सप्लाई बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे हम सप्लाई को। तो शुरू करते हैं। सप्लाई का मतलब क्या होता है? देखिए, बाय डेफिनेशन देखें तो एक विक्रेता किसी वस्तु को जिस कीमत, या फिर आप लिख सकते हैं एक पर्टिकुलर कीमत और एक पर्टिकुलर समय पर, यानी कि निर्धारित समय और निर्धारित कीमत पर बेचने के लिए तैयार रहता है, या फिर बेचने के लिए तैयार हो जाता है, उसी को हम कहते हैं आपूर्ति, उसी को क्या बोलते हैं हम? सप्लाई। तो ये तो है आपकी डेफिनेशन। अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। मान लीजिए कोई किराना स्टोर है, ठीक है, तो जो आपका शॉपकीपर है उसने क्या सोचा कि उसके पास में कितनी डायरी मिल्क है? 100 डायरी मिल्क है, ठीक है। तो उसने, कोई भी शॉपकीपर ये तो नहीं सोचेगा ना कि जैसे ही मैं शॉप ओपन करूंगा मेरी 100 की 100 डायरी मिल्क जो है वो सेल हो जाएंगी, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है रियल लाइफ में। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि दोपहर से पहले या शाम से पहले कम से कम 3 डायरी मिल्क, 30 डायरी मिल्क जो है वो तो मेरी सेल हो ही जानी चाहिए। पर जरूरी नहीं है कि आपकी 30 डायरी मिल्क की सेल होंगी, पॉसिबिलिटी है कि 40 हो जाए, या फिर पॉसिबिलिटी है कि 30 ही हो, या 20 भी हो जाए, कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 100 डायरी मिल्क दुकान में पड़ी है, शॉप में पड़ी है, इसको बोला जाता है स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। ये जो 30, वो ऐसे सोच रहा है कि कम से कम 30 क्वांटिटी तो मैं सेल कर ही दूंगा, तो इसको बोला जाता है सप्लाई। यानी कि ये तैयार है इसको सेल करने के लिए, ठीक है, इसकी एबिलिटी है कि ये इतनी सेल कर सकता है, और एक्चुअल में जितनी उसने सेल करी उसको बोला जाता है सेल। यानी कि 100 क्या है? उसका स्टॉक है, 30 उसकी सप्लाई हो गई, और 30 बिक सकती हैं, 20 भी बिक सकती हैं, 40 भी सेल हो सकती है, तो उसको बोला जाता है सेल्स, ठीक। यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि एक विक्रेता किसी वस्तु को किसी निर्धारित समय और निर्धारित कीमत पर जब बेचने के लिए तैयार होता है उसको बोला जाता है सप्लाई। बस इतना ही याद रखना है, बहुत ज्यादा डीप में इतना इसको स्टडी नहीं करना, ठीक। आगे चलिए। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, जिनको बोला जाता है डिटरमिनेंट्स। अगर आपने डिमांड वाला चैप्टर देखा है तो आपको ये बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जिन लोगों ने डिमांड वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया, तो पहले जाके आप वो वाली वीडियो देखिए, ताकि अभी मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रही हूँ, आपको सप्लाई भी आराम से समझ में आ जाए, ठीक। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ठीक है, या फिर फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, जिनको बोला जाता है आपूर्ति के कारक। क्या बोला जाता है? आपूर्ति के कारक, ठीक। क्या क्या हो सकते हैं? वही जो आपके डिमांड में थे, प्राइस ऑफ द गुड हो सकता है, ठीक है, जो चीज आप बेच रहे हैं उसकी प्राइस इफेक्ट कर सकती है आपकी सप्लाई को, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, ये भी आपकी आपूर्ति को यानी कि आपकी सप्लाई को इफेक्ट कर सकती है। और क्या हो सकता है? चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये भी एक रीजन है आपकी सप्लाई चेंज होने का, ठीक है। या फिर हो सकता है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये भी आपकी सप्लाई को क्या कर सकती है? इंपैक्ट कर सकती है, ठीक है। ये फैक्टर्स जो है आपको याद रखने हैं, ठीक। या फिर क्या हो सकता है? फ्यूचर की कोई एक्सपेक्टेशंस है,
एक्सपेक्टेशंस, वो भी आपकी सप्लाई को इंपैक्ट कर सकती है, ठीक। या फिर यहां पर एक आता है आपका फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो आपकी सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ द गुड, यानी कि सप्लाई क्या बोलता है, सप्लाई के अंदर जो सप्लायर है वो हमेशा चीजों को महंगी बेचना चाहता है, यानी कि अगर चीजें महंगी बिकती हैं, महंगी चीजों को अगर वो सेल करेगा तो उसका मार्जिन ज्यादा होता है। इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि जितनी ज्यादा प्राइस अधिक होगी सप्लाई उतनी ही ज्यादा होगी। ये डिमांड का बिल्कुल उल्टा है। डिमांड में क्या होता है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई में होता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगी तो आपकी सप्लाई भी घट जाएगी, और इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि उस कमोडिटी की जो प्राइस है वो डेफिनेटली इफेक्ट करेगी सप्लाई को। रिलेटेड गुड्स मैंने आपको बताया था क्या होती हैं, सब कुछ डिस्कस कर चुके हम। अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज होता है तो वो भी आपकी सप्लाई को इंपैक्ट करेगा, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज। या फिर ये है फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फैक्टर रिलेटेड टू प्रोडक्शन का मतलब हो गया, मान लीजिए आप केक बना रहे हैं, ठीक है। अब केक में आप लोग ब्रेड यूज कर रहे हैं, क्रीम यूज कर रहे हैं। अगर ब्रेड महंगा हो गया तो दिखती सी बात है केक महंगा हो जाएगा, और अगर केक महंगा होगा यानी प्राइस बढ़ गई तो क्या होगा, महंगी वस्तुओं को शॉपकीपर या सेलर बेचना चाहता है तो प्राइस बढ़ती है तो सेल्स भी बढ़ेगी, या मतलब सप्लाई भी बढ़ेगी, और इसी को बोला जाता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक। मैंने आपको बता ही दिया है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, एक बार के लिए बता देती हूं अगेन। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई, हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली सप्लाई की, ठीक, थोड़ा सा फटाफट कर रहे हैं। हमने डिटरमिनेंट्स यानी कि तत्व जो होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सप्लाई को निर्धारित करते हैं, वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलती है। लॉ ऑफ सप्लाई बोलती है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपका सप्लाई भी बढ़ेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो आपका सप्लाई भी घटेगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मोमेंट इन सप्लाई कर्व। ये बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है जो आपके डिमांड में थे, ठीक है। ये सब कुछ चीजें मैंने डिमांड में बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी, इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। मोमेंट का मतलब हो गया या तो एक्सपांशन हो रहा है या फिर कंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सप्लाई में क्या होता है, पहली बात तो कि अगर प्राइस की वजह से सप्लाई कम या ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम या ज्यादा होती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं कि या तो एक्सपेंशन हो रहा है या फिर कंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, ठीक। अब क्या हुआ, ये आपका सप्लाई कर्व है, यहां पर प्राइस है, यहां पर आपकी क्वांटिटी है। प्राइस बढ़ी तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, आपकी सप्लाई भी बढ़ गई। प्राइस बढ़ी इससे आपकी सप्लाई भी बढ़ गई तो इसको बोला जाता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कर्व। क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। और प्राइस घटी यानी कि प्राइस कम हुई, उससे आपकी सप्लाई भी कम हो गई तो उसको बोला जाता है कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्या बोला जाता है, कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ये बोलता है कि प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से अगर सप्लाई चेंज होती है तो उसको बोला जाता है कि या तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है या फिर सप्लाई डिक्रीज हो रही है, ठीक। चलिए ये भी मैं आपको कर्व की हेल्प से समझा देती हूँ। ये है आपका सप्लाई कर्व, ठीक है, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, ये है आपका सप्लाई कर्व, इस तरह से बना है, ठीक। अब क्या हुआ, प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस वो का वो है, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से आपकी सप्लाई चेंज हो गई। आपकी सप्लाई क्या हो गई, चेंज हो गई, तो इसको बोला जाता है राइटवर्ड शिफ्ट होना। यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो गया आपका, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया आपका सप्लाई कर्व, ठीक।
और ये है आपका सप्लाई कर्व, यानी कि राइटवर्ड जब शिफ्ट होता है तो हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक, ये है आपका सप्लाई कर्व। ठीक है, इस तरह से आपका सप्लाई कर्व है। यहाँ पर आप इसको सप्लाई बता दीजिए, ये पहले सप्लाई थी, फिर बढ़ने के बाद में ये S1 हो गई। ठीक, अब ये यहाँ पर सप्लाई है, ये आपकी सप्लाई है, यानी कि यहाँ पर ये S है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अब क्या हुआ, प्राइस तो वो का वो रहा, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से अगर आपकी सप्लाई चेंज हो गई तो क्या होगा, आपका जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड, यानी कि ये S1 हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी कि हम कहेंगे कि डिक्रीज इन सप्लाई। अगर आपने डिमांड वाला वीडियो देखा है तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो मुझे सप्लाई से रिलेटेड आप लोगों को बताने थे। अब हम लोग MCQ सॉल्व करते हैं, वहां से आप लोगों की और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्राइस वैल्यू इज डिटरमिन्ड बाय। जब मैंने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाया था तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब होती है, यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, तो जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो वहां पर दो मार्केट फोर्सेस काम करती है, एक आपका डिमांड और एक सप्लाई, और इन्हीं के हिसाब से जो है वो प्राइस डिटरमाइन होता है। आगे बढ़ते हैं। विथ अदर फैक्टर कांस्टेंट द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड बाय, यानी कि अदर जो फैक्टर्स है आपके वो आपके साइलेंट है, कांस्टेंट है, तो फिर डिमांड जो होगी किसी प्रोडक्ट की वो क्यों घटेगी, उसका कारण बताना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तो आपकी डिमांड घट जाएगी, और ये यही पूछ रहा है कि अदर फैक्टर तो बिल्कुल साइलेंट है, फिर भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो रही है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड शोज रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन बताता है आपका लॉ ऑफ डिमांड, तो सीधा सीधा सा है, जो प्राइस है और जो क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी है इसके बीच के रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। विच ऑफ द अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, बताना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अगर एक अवेलेबल नहीं होगी तो आप दूसरी से काम चला लेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए आपका राइट आंसर हो जाएगा टी एंड कॉफी, अगर टी अवेलेबल नहीं है तो आपका काम जो है वो कॉफी से चल जाएगा। तो ऐसी चीजें जिनको हम आपस में रिप्लेस कर सकते हैं उनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और यही आपसे पूछा है। चलिए नेक्स्ट, इफ देयर इज डिक्रीज इन प्राइस एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, देन द डिमांड ऑफ द वाई इज आल्सो डिक्रीज, देन एक्स एंड वाई आर। देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये कोई एक्स कमोडिटी है, इसकी प्राइस घटेगी, तो अगर इसकी प्राइस घटी है तो आप बताइए एक्स की प्राइस है तो एक्स की डिमांड का क्या होगा, इसकी प्राइस घटेगी तो एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर एक्स की डिमांड बढ़ी है उससे वाई की जो डिमांड है वो घट गई है, यानी कि ये आपका वाई है, इसकी डिमांड घट गई है, यानी कि एक की डिमांड बढ़ने पर अगर दूसरे की डिमांड घट जाती है तो हम कहते हैं कि वो रिप्लेसमेंट हुआ है, यानी कि वो कौन सी गुड्स है आपकी, सब्स्टिट्यूट गुड। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज नोन एज, मैंने आपको बताया था जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक पेयर का जूता दूसरे पेयर का जूता, एक पेयर का मोजा दूसरे पेयर का मोजा, एक हाथ का ग्लव्स दूसरे हाथ का ग्लव्स, तो ये दोनों साथ चलते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है जॉइंट डिमांड। जब एक की डिमांड होती है तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, नेम द कर्व व्हिच शोज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज अ सेलर विशेस टू सेल एट अ गिवन प्राइस लेवल। डेफिनेशन ही बता दी आपकी सेल्स की, सॉरी सप्लाई की, तो ऑब्वियस सी बात है वो सप्लाई कर्व होगा। ठीक, नेक्स्ट, अ वांट बिकम अ डिमांड ओनली व्हेन इट इज बैक्ड बाय। जब हमने डिमांड पढ़ा था तो पहली स्लाइड मैंने बताया था 3 एलिमेंट्स होते हैं, पहला तो आपका वांट ही था यानी डिजायर था, ठीक, लेकिन डिजायर के साथ साथ में हमारे पास में क्या होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, तभी तो वो डिमांड में क्रिएट हो पाएगा। तो इसको बोला जाता है एबिलिटी टू परचेज, यानी कि वांट भी है और एबिलिटी टू परचेज भी है, तभी वो डिमांड में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट, लॉ डिमांड implies that when these is excess demand for community, then law of demand implies that when these is excess demand for a commodity, then price of a commodity fall, price of a commodity remains same, price of the commodity rises and the quantity demanded the commodity fall। यानी कि एक्सेस डिमांड हो रही है, अगर ज्यादा डिमांड हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं
प्राइस जो है वो फॉल हुई है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज रिजल्ट इन चेंज ऑफ, मैंने बताया था कि जब प्राइस की वजह से आपकी डिमांड कम या ज्यादा हो रही है तो उसको बोला जाता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि द यूनिट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस आपका रीजन हो गया एंड ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ये किसने कहा है? याद रखने वाली बात है, ये कहा है आपके प्रोफेसर JB से ने, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेट्रोल एंड कार, बताइए। मैंने आपको बताया था, याद रखिए, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक। आगे बढ़े। द डिमांड कर्व फॉर गिवन गुड्स इज, कैसे होता है बताइए? डिमांड कर्व फॉर गिवन गुड्स, मैंने आपको बताया था गिवन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी है, जिनकी प्राइस बढ़ती भी है ना तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड बढ़ती है। यानी गिवन गुड्स का जो कर्व बनता है वो ऐसे बनता है, यानी कि क्या होता है? अपवर्ड राइजिंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट है, सी वाटर, फ्रेश एयर आर रिगार्डेड इन इकोनॉमिक्स एज, तो भाई ये फ्री गुड्स है, हमें फ्री में मिल रही है, हम पानी के लिए, शुद्ध हवा के लिए कुछ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स, अगर चाय की कीमत गिरती है तो कॉफी का क्या होगा? देखिए ये आपकी टी है, टी की प्राइसेस क्या हो गई? कम हो गई, तो दिखती सी बात है टी की डिमांड बढ़ गई। और टी और कॉफी आपको अच्छे से पता है क्या है? सब्स्टिट्यूट है, यानी रिप्लेसमेंट होता है। यानी टी की प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है, और अगर टी की डिमांड ज्यादा होगी तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, अ गुड विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा जिन चीजों को हम काम में नहीं ले सकते उनको बोला जाता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, बता दिया मैंने आपको क्लास में। चलिए, कॉन्स्पिकस गुड्स आर आल्सो नोन एज, कॉन्स्पिकस का मतलब होता है दिखावटी चीजें, दिखावटी। तो आपका भले प्रेस्टीज गुड, मतलब जो लग्जरी चीजें हो या फिर स्नोब गुड्स हो, वेवलन हो, ये सब क्या है? दिखावटी तो है। तो ऑल ऑफ दी अबव आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ बाइक विल बी इंक्रीज इन द, अगर बाइक के बेचने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? भाई बाइक, ज्यादा लोग हैं जो बाइक बेच रहे हैं तो जो सप्लाई है बाइक की वो बढ़ जाएगी, द सप्लाई ऑफ द बाइक्स इंक्रीज, ठीक। चलिए नेक्स्ट, डिमांड इज अ कॉन्सेप्ट, जब मैंने डिमांड और सप्लाई वाला चैप्टर शुरू किया था तो मैंने शुरुआत ही यहीं से करी थी। मैंने आपको बताया था दैट डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अगर पूछे सप्लाई, तो भाई अगर डिमांड लगातार हो रही है तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास में सप्लाई तो चाहिए ना, यानी सप्लाई भी क्या है? सप्लाई इज ऑल्सो अ फ्लो कॉन्सेप्ट, सप्लाई इज ऑल्सो ए फ्लो कॉन्सेप्ट। तो आपका डिमांड भी फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक, और आपका सप्लाई भी फ्लो कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे आपके डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड। तो आपका डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है विद कॉन्सेप्ट, विद एमसीक्यूज। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए डिजिटल तैयारी के साथ में इतने ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।